हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टोटली बेस्ड है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे। तो बात कब की है? बात है 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की, 1915 और 1920 की। ओके, तो गाइस बोला जाता है कि जो साइंटिस्ट लोगों का जो लिमिटेशन होता है वही हम सब स्टूडेंट लोगों के लिए क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट का सोर्स होता है। तो इसलिए जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो लिमिटेशन है उसको बहुत अच्छे से समझकर कॉन्सेप्चुअल वे में आज हम इसका स्टडी करेंगे। ओके, तो मैंने ऑलरेडी जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो डिफरेंट जो पॉइंट है उसको मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो इन टू डिटेल्स प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट so that this material will be available with you. Okay, so please take a screenshot. Okay, सो आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो मैं कोशिश करूंगा, और गाइज आपका जो केमिस्ट्री का जो टॉपिक है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, ये 19th लेक्चर, आई थिंक ये 20th लेक्चर है। तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना डिटेल से और कितना कंसेप्चुअल वे में विदाउट स्किपिंग एनी पॉइंट मैंने कवर किया है। तो हमारी कोशिश यही है कि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी पॉइंट कहीं भी स्किप ना हो और आपका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है या जो आपका जो सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उस पर बहुत अच्छे से कमांड हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो हम लोगों ने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में देखा था कि जो एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। बट गाइस जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके पीछे बहुत सारे थ्योरी आ रहा है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन आ रहा है। इसके पीछे का सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी है लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एटम, क्लियर है। तो बोहर साहब ने भी कोशिश किया कि भाई इलेक्ट्रॉन का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, बट ये हकीकत है कि टिल नाउ अभी तक भी चाहे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लें, उस टाइम में भी जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। या जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तक भी ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। इसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को फाइंड करने के लिए डिफरेंट थ्योरी डिफरेंट एरा में दिए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, क्लियर है। तो चलो हम लोग एक एक पॉइंट में देखते हैं कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों फेल हुआ और उनका ड्रॉबैक क्या रहा। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पॉइंट कि फर्स्ट पॉइंट इज ही वाज failed to explain spectra of multi-electrons atom। means what? मीन्स यही कि जो बोहर साहब थे उन्होंने तो हाइड्रोजन के बारे में बता दिया कि जब हाइड्रोजन का एक एटम है, जब वो एनर्जी गेन करता है तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वन एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है, और जब वहां से रिटर्न होता है तो क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में जो एनर्जी इमिट करता है और जिससे वो EMR बनाता है, और इसी को फिर वहां से क्या फॉर्मेशन होता है, वहां से फॉर्मेशन होता है स्पेक्ट्रल लाइन का, जो मैं कि बहुत डिटेल में मैंने प्रीवियसली लेक्चर में कवर कर चुका हूं, क्लियर है। तो बट वो जो बोहर साहब थे उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में ही ये एक्सप्लेन कर पाया। मींस ऐसा एटम जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है सिर्फ एक हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस थ्योरी, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। और हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या मतलब है? हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है He+। मींस जो हीलियम जो एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन से हम क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिए, तो क्या बना? हीलियम प्लस बना, ठीक है ना। दैट इज द कैटायन। ओके, तो इसी को यहाँ पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम जो बोहर साहब का जो स्पेक्ट्रम लाइन का जो थ्योरी था वो थ्योरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड था?
वो ऐसा एटम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो बोर साहब का वहाँ पे थ्योरी फेल कर जाता, वहाँ पे बता नहीं पा रहे थे कि इसका जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है वो कैसे बनेगा। तो आई थिंक एक पॉइंट आपके क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, unable to explain the cause of chemical combination and shape of the molecules arising of it। क्लियर है? तो ये भी नहीं बता पा रहे थे कौन, बोहर साहब, कि भाई जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो क्यों होता है, और जब केमिकल कॉम्बिनेशन होने के बाद जो मोलिक्यूल बना तो उसका जो शेप होगा कैसा होगा, किस तरह का होगा। तो ये हम लेटर ऑन विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी और डिफरेंट थ्योरी। तो एट दैट टाइम आई विल डिस्कस इन डिटेल्स। तो ये पॉइंट में इन्होंने यहाँ पे भी ये थे, जनरली बहुत सारे जो बुक्स होते हैं या बहुत सारे जो क्लासेस होते हैं उसमें ये सब सारे पॉइंट स्किप कर दिए जाते हैं, और जो लिमिटेशन के बारे में होता है वो 2-3 पॉइंट ही बताए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो सारा जो पॉइंट्स है उसको मैं कवर करूं, क्योंकि लिमिटेशन ऑफ साइंटिस्ट क्या है हमारे लिए कोर कॉन्सेप्ट का सोर्स है। क्लियर है? अब यहाँ पे आ जाओ। थर्ड पॉइंट इज दैट, यहाँ पे देखो, अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। क्लियर है? हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन के केस में कि क्या होता है कि भाई जब जो इलेक्ट्रॉन है जब एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जब जाता है तो क्या होता है, वो एक्साइटेड होता है। तो वहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होता है। तो वो जब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो जब फिर से रिटर्न करता है अपने पाथ को, फिर से रिटर्न बैक आता है, तो वहाँ से क्या बनते हैं, वहाँ से बनते हैं एज पर द एनर्जी क्या बनते हैं, वहाँ से बनते हैं स्पेक्ट्रम लाइन, जिसे हम लोगों ने बोला था लाइमन सीरीज, बार्नूल सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज। तो इसी के रिस्पेक्ट में उन्होंने तो बता दिया बोर साहब ने कि भाई अगर n = 3 से 2 में अगर रिटर्न करता है तो क्या बनेगा, बाल्मर सीरीज। n = 3 से अगर 1 में रिटर्न करता है तो क्या बनेगा, लाइमन सीरीज। ये सब तो इन्होंने बता दिया, बट इनके अंदर का जो रिलेटिव जो इंटेंसिटी था कि दोनों के बीच में आपस में क्या कोरिलेशन होगा और इनका जो एनर्जी का जो कोरिलेशन क्या होगा, ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? तो दैट इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट, बोर साहब ने क्या बोला, बोर साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कैसे पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। तो सर्कुलर पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है 2 डायमेंशनल, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में रिवॉल्व करते रहते हैं। क्लियर है? तो ये भी वो यहाँ पे जो इनका जो थ्योरी था कि वो सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, दैट इज द ड्रॉबैक्स फॉर द बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, दिस इज नॉट ट्रू, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स द न्यूक्लियस इन 3D स्पेस। ओके, अब यहाँ पे देखो कि जो फिफ्थ पॉइंट इज द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ BM मीन्स बोर्स एटॉमिक मॉडल इज दैट it assumes a definite knowledge about position and momentum of electrons at the same time। तो ये था किनका कॉन्सेप्ट था, ये था बोहर साहब का जो कॉन्सेप्ट था। But at that time there was a Heisenberg's uncertainty principle, जो ये बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्लियर है, तो आप सेम टाइम में इट इज impossible to calculate position as well as velocity of that particular particle। but जो बोहर साहब थे उन्होंने ऐसा कोई माने उनके जो हेजनबर्ग जो अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था उसको उन्होंने कंसीडर नहीं किया। तो ये इसलिए उनका क्या था, मेजर ड्रॉबैक था, क्योंकि उन्होंने इस जो पॉइंट था उसको उन्होंने
मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया। फिर जो 6th पॉइंट था कि भाई उन्होंने तो बताया कि स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो रहा है। अब वो स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू अगर उसको हम पास करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल कुछ भी नहीं बता पाए थे। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पे आप देखो कि ही फेल्ड टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हेन एवर जब हम स्पेक्ट्रल लाइन को जब मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जब पास कराते हैं तो क्या होता है, उसका स्प्लिटिंग होता है। ठीक है ना? अगर वो जो फील्ड है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। एंड जब हम इसी को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जब पास कराते हैं और जब उस स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्प्लिटिंग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्क्स इफेक्ट। आई थिंक ये सारे वर्ड से आप अवेयर होंगे। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं कि अगर जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था तो वो अपने मॉडल में उनका जो थ्योरी था वो एक्सप्लेन किसे नहीं कर पाया, एक्सप्लेन जो जीमैन इफेक्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो स्टार्क्स इफेक्ट है उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? तो क्या होता है कि अब ऐसे देखो, हम जीमैन इफेक्ट को फॉर एग्जाम्पल ये स्प्लिटिंग लाइन है और सब जो ए मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब एस एंड दिस इज द नॉर्थ पोल ना, तो ये जो होगा यहाँ से जो होगा माने जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो इसका भी स्प्लिटिंग होगा इस तरह से, इस तरह से। क्लियर है? तो इसी को अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जीमैन इफेक्ट। एंड अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्क्स इफेक्ट। ठीक है ना? तो इसी को जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल थे या जो बोहर्स साहब थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर है? एंड देन 7th पॉइंट इज द ही फेल्ड टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। उन्होंने तो ये बता दिया कि भाई एक सेल है जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते थे, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते थे। तो उन्होंने बताया कि भाई जो एटम है, एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वहाँ पे स्पेक्ट्रल लाइन बनते हैं। यहाँ तक तो क्लियर था, बट जब हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोग्राफ से देखा गया तो देखा गया कि नहीं वहाँ तो और भी फाइन जो स्पेक्ट्रल लाइन्स हैं वो बन रहे थे, जो मैंने आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें बहुत अच्छे से मैंने कवर किया था। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई मैंने वहाँ पे आपको बताया था जहाँ पे फिर सोमरफील्ड साहब आए, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था एटॉमिक मॉडल। तो इसी ड्रॉबैक को फर्दर एक्सप्लेन किसने किया है, इसने सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया है। तो जिसके अंतर्गत एक और कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया कि भाई वहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, उसके बाद एक और आता है दैट इज द एल और के, दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो ये सारे जो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था उनका या तो ड्रॉबैक था और लिमिटेशन था। तो आई थिंक ये जो लिमिटेशन ऑफ ड्रॉबैक्स, जो लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। और गाइस हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बिफोर स्टडिंग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम हम लोग दो बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वन इज द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी
principle, and then second one is the de Broglie equation. क्लियर है? तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बोला था कि हमारा जो जर्नी है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमारा स्टार्ट हो चुका है। कब? वो प्रीवियस लेक्चर से ही स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे एंड देन विल गो फॉर द फाइनली फॉर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके, तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।